हम करने लगे which is the comparison of acids and बल्कि एसिड्स ही पहले करेंगे उसके बाद फिर बेसिस करेंगे। तो इसका जो पिछला पड़ा है उससे कोई इतना खास लिंक नहीं है एक्सेप्ट फॉर बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में दो तीन चीजें आ जाएंगी वरना मतलब इट्स अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एसिड्स। रिमेंबर पहली चीज तो है कि व्हाट्स एन एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर जिसको H+1 कहते हैं। ठीक है, so it's a molecule, any molecule that's capable of producing H+1 ions. So that's what an acid is. And secondly, एक चीज याद रखनी है कि organic acids are all weak acids. यानी इसके बाद जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा ना स्ट्रॉन्ग या वीक, मतलब उसका ये मतलब वो रिलेटिव सेंस में यूज हो रहा है। ऑर्गेनिक एसिड कोई भी होगा ना जिसके अंदर कार्बन आ रहा होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑल considered to be weak acids, which means they're going to partially ionize या weakly ionize. They're not going to ionize much. ठीक है, all of them. और सबके साथ ना रिवर्सिबल का साइन आएगा कि अगर आपके पास कोई एसिड होगा तो आपने रिवर्सिबल का साइन साथ अटैच करने और इस तरह लिखना है। ठीक है, खैर वो डाइप्रोटिक एसिड भी हो सकता है, 2H+1 भी प्रोड्यूस कर सकता है, 3 भी कर सकता है, लेकिन द रिवर्सिबल साइन मस्ट बी देयर टू शो कि इट्स अ वीक एसिड। तो इसके बाद हम जब भी अब दोबारा इसके बाद वर्ड यूज करूंगा ना, अगर मैं स्ट्रॉन्ग या वीक यूज करूंगा तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं रिलेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ कि वो एक दूसरे के मुकाबले में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा वीक है। ना बिफोर कंटिन्यूइंग आई जस्ट मेक अ टेबल और फिर हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। टेबल जो है दैट इज उसके अंदर ना आपके पास 3 एसिड्स हैं जिनका आपने कंपैरिजन करना है और बीच में एक वाटर भी डाल देंगे जस्ट फॉर कंपैरिजन। ठीक है, सो दे आर, अच्छा एनीवे सो दे आर, और इसकी ना 3, ठीक है अब सही है। द फर्स्ट वन is an alcohol. They're probably the weakest acid. ठीक है, the first one. वो सारे ऑर्गेनिक एसिड्स में मतलब इट्स नॉट इवन एन एसिड। ठीक है, इट्स वो सिर्फ एसिड के लिए इस तरह क्वालिफाई करता है कि वो प्रोटॉन जो है इट प्रोड्यूसेस अ प्रोटॉन। सो लेकिन इट डज इट सो वीकली कि वाटर से भी कम आयनाइज करता है। सो दैट्स द फर्स्ट वन, नॉर्मल अल्कोहल्स, वीकेस्ट। सेकंड पे वाटर आ जाता है। ठीक है, दैट्स फॉर रेफरेंस। देन यू हैव phenols, which is going to be rated as C6H5 and OH, मतलब बेंजीन के साथ अगर OH लगा होगा that's a phenol. And then you have carboxylic acids. So पूरे पूरे organic compounds में carboxylic acid is probably the one that is considered to be the strongest acid. अब इनके reactions, सोडियम के साथ ना सारे रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 1 वेरी रिएक्टिव। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम। सेकंड वन NaOH के साथ, बेसिस के साथ। Alcohols are not going to react. ठीक है, the first one is not going to react. Phenols और carboxylic acids जो हैं they are going to react. और फिर थर्ड वीक बेसिस यानी जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ ये भी रिएक्ट नहीं करेगा, फिनोल्स भी रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज अ वेरी रिएक्टिव ग्रुप 1 मेटल। तो सारी रिएक्ट करते हैं। अल्कोहल जो होते हैं उनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। सेकेंड वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, एज यू ऑल नो कि इट्स ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो
strongly basic होते हैं, strongly alkaline होते हैं. So that's a strong base. And the third one is weakly basic. Yeah, it's a weak base. तो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस H2. ठीक है, सारे रिएक्शंस वही हैं. तो इनके आगे मैं लिख देता हूँ कि मेटल प्लस एसिड, it produces salt plus H2. Base plus acid, और सारों की इक्वेशन जो होगी ना वो यही होगी, salt plus water. और कार्बोनेट प्लस एसिड जो होता है that produces carbon dioxide as well, वो एक additional product होगा, that's going to produce salt plus water plus there's going to be carbon dioxide produced as well. अच्छा, ये तो अभी पहला पार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन है कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोड्यूसेस H+1 आयंस, और अल्कोहल्स होते हैं दे वेरी वीकली बेसिक, दे हार्डली बेसिक, सॉरी बेसिक कह रहा हूँ, एसिडिक. सोडियम के साथ भी बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं. फिनॉल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा एसिडिक होते हैं. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडर्ड टू बी द रिलेटिवली द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. ठीक है, क्योंकि उनके सारे एसिड वाले रिएक्शन होते हैं मेटल, बेस और कार्बोनेट्स सारों के साथ. अब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आ रहा है. तो H2O की कॉलम आपने एम्प्टी छोड़ा है. क्या? H2O वाला कॉलम जो है वो बस वैसे ही बीच में कंपैरिजन के लिए लिखा हुआ था कि सोडियम के साथ वाटर रिएक्ट करता है ना, ठीक है. NaOH भी मतलब ये सारे पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं बेसिकली, यानी कोई खास, ऑल ऑफ देम ना दे डिसॉल्व इन वाटर, तो वो OH आयंस प्रोड्यूस कर देता है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है थोड़ा बहुत. तो वाटर बस बीच में ना एज अ कंपैरिजन रखा हुआ है. मोस्टली ये सारे डिसॉल्व होते हैं, सिर्फ सोडियम ही रिएक्ट कर रहा होता है. NaOH भी मोस्टली डिसॉल्व होता है, मतलब ये कम ही होता है कि, या बहुत ही कम रिएक्शन होता है कि OH आयंस जाके ना वाटर के साथ, रिजल्ट वही होगा. वाटर अगर H+1 प्रोड्यूस करेगा ना, मतलब वाटर H+1 प्रोड्यूस करके OH आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो OH आयंस क्या बन जाएंगे? वाटर बन जाएंगे. वाटर खुद क्या बन जाएगा? OH आयंस बन जाएगा. तो वाटर के रिएक्शन थोड़े से पॉइंटलेस है, क्योंकि अगर वाटर H+1 प्रोड्यूस करेगा ना तो पीछे OH आयंस दोबारा प्रोड्यूस हो जाएंगे. कहाँ समझ आइए बात? ठीक है, वो सिर्फ ये कंपैरिजन के लिए बीच में डाला हुआ था कि आपने उसमें पढ़ा था कि ए के अंदर और पीएच वगैरह के अंदर कि वाटर आयनाइज होता है और H+1 प्रोड्यूस करता है, और OH आयंस प्रोड्यूस करता है, और H+1 कितने प्रोड्यूस करता है? 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर DM क्यूब, राइट? जो कि बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब ना होने के बराबर होता है. तो ये बस कंपैरिजन के लिए, डिसोसिएशन का कंपैरिजन. वाटर एम्फोटेरिक होता है क्योंकि वाटर दोनों आयंस प्रोड्यूस करता है. तो वाटर मैंने बस बीच में कंपैरिजन ये डाला हुआ था कि आयनाइजेशन किसकी, मतलब अल्कोहल जो होता है ना वो आयनाइज करता है. लेट्स से मेथनॉल है, CH3OH, वो आयनाइज करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस CH3O-1 एंड H+1 वुड ब्रेक अवे, राइट? तो उसकी जो H+1 की क्वांटिटी होगी दैट वुड बी इवन लेसर कंपेयर टू वाटर, और भी कम आयनाइजेशन होगी, प्रॉब्ली 1 × 10⁻⁹ मोल per DM क्यूब, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. इतने आयंस प्रोड्यूस होंगे. तो ये बात क्लियर है, मतलब वाटर वाला. जी. ठीक है, तो वाटर बस बीच में डिसोसिएशन के कंपैरिजन के लिए मैंने ऐड किया हुआ है. अच्छा, एनीवेज, अब समझना ये कि व्हाई इज अल्कोहल द वीकेस्ट. लिख भी देते हैं कि इट्स द वीकेस्ट. ठीक है, सो दिस वन इज द वीकेस्ट, and in a relative sense this one is the strongest, और ये वो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है. अच्छा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन नाउ. अब बारी बारी डिस्कस करना है, और मैं पहले से ना एक आइडिया दे दूं कि ओवरऑल जो समरी होगी ना कि स्ट्रेंथ कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है. सो द जनरल रूल है, ठीक है, तो वेरी जनरल रूल जो हम सारों पे अप्लाई करेंगे कि लेट्स से आपके पास एक एसिड है, ठीक है, HX है,
X कोई आयन होगा, मतलब H+1 होगा, X-1 होगा, ये दोनों डिसोसिएट करेंगे. H+1 ions would be produced and X-1 ions would be produced. Now the entire strength of the acid, कि वो कितना dissociate करता है, it all depends on this negative ion. कि imagine करो कि if negative charge density is large, so if negative charge density is large, तो क्या होगा, वो वापस H+1 को वापस अट्रैक्ट करेगा. मतलब इमेजिन करो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, क्या होगी अगर बहुत ही छोटा आयन होगा या उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो H+1 को जाने क्यों देगा, उसको वापस अट्रैक्ट करेगा और डिसोसिएट होगा ही नहीं. इट्स गोइंग टू फॉर्म द मॉलिक्यूल बैक अगेन. So if negative charge density is large, it would attract the H+1 very strongly. मतलब पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, उसको क्यों जाने देगा. So the thing that would happen is कि it won't dissociate, ठीक है. It would attract H+1 strongly and will dissociate or ionize weakly. And secondly, if the negative charge density is very small, मतलब वो नेगेटिव चार्ज जो है ना एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल पे फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो H+1 को वापस अट्रैक्ट नहीं करेगा या उसको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा. सो इट वुड अलाउ द H+1 टू लीव एंड इट वुड आयनाइज मोर. ठीक है, सो वाइस वर्सा बस लिख देते हैं. ये वाली बात समझ आइए. हसन, इज दिस क्लियर? दुआ, अरीशा, मूसा. ये सुनो Yes, फातिमा. sir. ठीक है. अच्छा, so just this is the whole idea कि हम इसके बाद जितनी भी डिस्कशन करेंगे ना, it all revolves around this negative ion. ठीक है, it all revolves around this negative ion. जितना ज्यादा concentrated charge होगा, उतना वो H+1 को अट्रैक्ट करेगा, उतना it won't dissociate. ठीक है, it's going to be a weak acid. अच्छा, then so let's start with alcohols now. ठीक है, this is the whole summary. So let's start with number 1, alcohols. और रिमेंबर ये पूरा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर इसी तरह आता है, सारों के कंपैरिजंस वो पूछ लेते हैं. तो alcohols are the weakest acid. Yeah, show the weakest acidic behavior. So why does that happen? ठीक है, reason behind that. So you have a carbon chain, CH3, let's say CH2, एक और CH2 लगा लेते हैं और साथ OH group है. ठीक है, and remember it's the OH group, always the OH group that dissociates. ये जितने भी molecules हम discuss कर रहे हैं उसके अंदर ये जो OH group है, that is the one that dissociates. तो आपका जो ion बनेगा that would be CH3, CH2, एक और CH2, and there's O-1 and H+1 breaks away. तो your H+1 is breaking off. ये कौन सा मॉलिक्यूल था, इसका नाम क्या था? फिनॉल. फिनॉल ही है ना? नहीं, क्या कह रहा हूँ, फिनॉल नहीं, प्रोपेनॉल. 3 carbon atoms. So this one is propanol, propan-1-ol to be specific. OH पहले वाले पे लगा हुआ है. This one is going to be called propanox. Propanoid. नहीं, ऑक्साइड बन गया. एथॉक्साइड होता है, प्रोपॉक्साइड होता है, ठीक है, ब्यूटॉक्साइड होता है, तो it's this ion. ठीक है, so this is the ion that is found. स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा है ना? ठीक है. सर एक सवाल था सर, प्रोपानोइड आयन डिफरेंट होता है वो इससे? नहीं, वो उसमें था कार्बोक्सिलिक एसिड में होता था, उसमें कार्बोक्सिलेट बनता था. एथेनोइक एसिड होगा ना, तो एथेनोएट बनेगा. ये वाला आपने कभी भी नहीं पढ़ा हुआ. सही. ठीक है, मतलब अल्कोहल्स की डिसोसिएशन नहीं पड़ी हुई. ठीक है, तो ये आपका प्रोपॉक्साइड आयन है.
मेथोक्साइड होता है, एथोक्साइड होता है, ठीक है, इसी तरह प्रोपोक्साइड, बस वो ऑक्साइड लग जाता है एंड के अंदर, ठीक है। ये रिमेंबर, ये पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ आपने। अच्छा खैर, H plus one dissociate हो गया, alcohols are the weakest acid. Now what's the reason why they're the weakest acid? The reason is that you have a carbon chain. What does a carbon chain do? A carbon chain has an electron donating effect, ठीक है। So alkyl chains, ये हमने वो 246 और उसके अंदर भी पढ़ा था कि कार्बन की जो चेन्स होती हैं हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। दे पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स एनी ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू देम। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, वहां पे चार्ज गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर उसका नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो वो H+1 को जाने क्यों देगा, उसको वापस अट्रैक्ट करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू ionize. That is the reason why alcohols are probably the weakest acid. They don't like to dissociate, क्योंकि H+1 बहुत strongly इसके साथ attracted होता है, because you have an alkyl chain which pushes electron density and the electron density increases over here, and the H+1 would not dissociate. तो इसकी explanation अगर question में पूछे तो इस तरह लिखना है कि मतलब ये बेसिकली आपने बात लिखनी है, तो वो स्टेटमेंट बना लेते हैं कि अच्छा, alkyl chains have electron donating inductive effect and which increases charge density on ये जो भी आयन था CH3 CH2 प्रोपोक्साइड जो आयन था O-1 आयन, मेकिंग इट अनस्टेबल। ये वर्ड यूज होता है कि वो आयन जो है ना वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल वो चीज होती है जो चेंज हो जाए, मतलब वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया ना तो वो फॉरन H+1 को वापस अट्रैक्ट करेगा। वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो इट वोंट बी स्टेबल, इट वुड बी अनस्टेबल। वो फॉरन से H+1 को अट्रैक्ट करेगा और चेंज हो जाएगा, ठीक है। एनीथिंग दैट्स प्रोन टू चेंज दैट्स अनस्टेबल, एनीथिंग दैट डजंट चेंज, डजंट लाइक टू चेंज, दैट इज बेसिकली स्टेबल। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो फॉरन चेंज हो जाएगा, H+1 को अट्रैक्ट करेगा और डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ताहा क्लियर है? फातिमा, शमीन, इज दिस क्लियर? अरीबा, फरजान क्लियर है? ये सुनो, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, सो ये तो पहला हो गया। अब इसमें ये कि बल्कि वो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सारों को कंपेयर कर लेते हैं। फिनोल्स पे आ जाते हैं। अब फिनोल्स मिडिल मिडिल वाले हैं, ठीक है। फिनोल्स आर मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल्स। ग्रुप इनमें भी वही होता है, OH का ग्रुप होता है। रिमेंबर, फिनोल इज अ सेपरेट फंक्शनल ग्रुप, आर मोर एसिडिक compared to alcohols. So why is that? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। So let's draw a phenol first. Phenol में क्या होगा? There would be a benzene ring and there's going to be a ring in the middle. वो आगे जाके dissociate होकर it would form another benzene compound. So this is OH
ऊपर मैंने रिवर्सिबल का साइन यूज किया था, ठीक है। रिमेंबर ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ मस्ट है, डिसोसिएशन शो करनी है तो रिवर्सिबल का साइन यूज करना है। फिर पीछे अकेला O रह जाता है और H+1 टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। दैट्स अ फिनॉल आयनाइजिंग और डिसोसिएटिंग। अच्छा, अब ये कि ऑक्सीजन के ऊपर ना दे आर लोन पेयर्स एंड देयर आर एक्चुअली थ्री लोन पेयर्स इन दिस केस, ऑक्सीजन -1 है, तो इस केस में इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे। व्हाट बेंजीन डज इज कि हमने पढ़ा था कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। सो और ये हमने पहले भी पढ़ा था OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कि व्हेन इट्स अटैच टू बेंजीन, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर वो मिक्स हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज इज नो लॉन्गर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिकॉज देयर इज दिस रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ ही ना मिक्सअप हो जाते हैं। And the result is that the negative charge over here becomes less concentrated, it has less charge density, तो वो फिर H+ को वापस इतना strongly attract नहीं करता। तो ये basically reason है। तो इसकी हम वो लिख लेते हैं कि lone pair, जो आप लिखोगे पेपर के अंदर, lone pair on oxygen in this is called a phenoxide ion, phenol से बना है, तो ये ठीक है, this was your phenol and that's your phenoxide ion. So lone pair on oxygen in in phenoxide, जो कि C6H5O is -1, uh, overlaps with benzene's pi electron cloud. तो बेंजीन का वो जो रिंग सिस्टम होता है उसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, it overlaps with benzene's pi electron cloud, decreasing charge density so decreasing charge density on this thing जो भी है ये C6H5O-1 phenoxide ion, making it more stable, yeah, relatively more stable. Hence there is more dissociation. Compared to alcohols, ठीक है। So that's a simple explanation for that. ये भी clear है? Nibia, is this clear? Sarah? Shameen, is this clear? ठीक है। अच्छा, next one. The last one is carboxylic acid, ठीक है। अब what would carboxylic acid are the strongest acid, ठीक है। So that's heading भी वही दे देते हैं कि carboxylic acids. So carboxylic acid are the strongest acid. What happens in a carboxylic acid? If you have a carboxylic acid like ethanoic acid या propanoic acid कर लेते हैं, C double bond O and OH होता है उसमें। ये जो N वाला H है, OH वाला H है, that ionizes, तो आपको मिलता है CH3, you get CH2, C double bond O and O-1 पीछे रह जाता है and the H+1 breaks away. Now the only difference is
कि इसके अंदर there's a highly electronegative, one of the most electronegative atoms out there, ऑक्सीजन जो है, that is right next door. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको खींच लेगा अपनी तरफ, मतलब ऑक्सीजन के -1 वाज फॉर्म्ड ओवर हियर, H+1 अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छोड़ के गया था, लेकिन देयर इज एन ऑक्सीजन नेक्स्ट डोर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, eventually what would happen is the molecule would look like this, कि CH3 CH2 C, जो एंड रिजल्ट होगा ना, ये दोनों ऑक्सीजन होंगे और इनके बीच में ना इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे वुड ऑल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो डबल बॉन्ड और ये जो नेगेटिव चार्ज है, दैट्स the whole thing would get distributed between the two oxygen atoms, और negative charge density फिर एक point पे concentrated नहीं होगी, it's going to get distributed over the between the two carbon atom, वो दोनों, वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था उनके ऊपर लड़ना शुरू कर देंगे, तो because oxygen is highly electronegative, ठीक है, so there's going to be negative charge, but the negative charge would be too distributed in this case, वो नेगेटिव चार्ज इतना कम हो जाएगा कि H+1 ज्यादा रेडिली टूट के अलग होगा, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज दैट स्ट्रांगली. So the explanation for that is कि the highly electronegative oxygen in C double bond O, ठीक है, that's a very polar bond, pulls or withdraws electron density decreasing charge density as the, withdraws electron density, decreasing charge density on this RCOO -1 ion, मतलब जो आपका carboxylate ion बना था ये वाला CO -1, making it more stable, that's it. Hence more dissociation. The only difference is कि इसमें electron withdrawing effect जो है ना ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उसमें भी था, बेंजीन में भी था, लेकिन वो बहुत कम था, ठीक है, इट वाज वेरी वेरी लेस कंपैरेटिवली. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ना, दैट्स अ लॉट मोर, तो हेंस मोर डिसोसिएशन इन कंपैरिजन टू कंपेयर टू फिनॉल्स. ठीक है, इज दिस क्लियर एज वेल? मूसा क्लियर है? कासिम, हसन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अभी ये तीन वर्डिंग्स बस ख्याल रखना, क्योंकि आंसर बड़े टिपिकल, क्वेश्चंस बड़े टिपिकल किस्म के होंगे, वो इसी तरह के होंगे कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है. सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ना एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, इस आपने स्टेटमेंट लिखी है एंड पे. बस वही है ना कि ये H टूट के अलग हुआ है ना, कहा तो CO -1 बन गया ना, यहाँ पे -1 चार्ज यहाँ पे आ गया ना, लेकिन वो ऑक्सीजन साथ एक पड़ा हुआ है. वो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली इस पूरी चीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो काफी कम हो जाती है, और वो फिर H+ को अट्रैक्ट नहीं करते. तो यही लिखा हुआ है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इन C double bond O, ये मैंने वैसे एक सेकंड मैंने गलत लिखा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रो, मैंने स्टेटमेंट सही लिखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ये विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर लो. withdraws electron density, decreasing charge density on RCO -1 ion, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस साइड पे पुल हो जाते हैं दूसरे ऑक्सीजन की तरफ. कहाँ समझ आई बात? जी. तो RCO -1 ion की चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इट बिकम्स मोर स्टेबल, और अगर वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो चार्ज डेंसिटी अगर कम होगी तो वो इस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करेगा. दैट्स प्रीटी मच इट. ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर.
अच्छा समरी, मेरी समरी अभी नहीं। अच्छा, इफेक्ट ऑफ क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन। सर ये हम सर कामरान पढ़ा चुके हैं ये। कौन सा, ये वाला? हाँ जी, जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है ना, उसकी क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, ये सीएल की वजह से। हाँ जी। चलो ये बस थोड़ा सा कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ सीएल सब्स्टिट्यूशन ऑन ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, बल्कि ऑन ऑल एसिड्स, ठीक है, जो मर्जी एसिड है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सीएल सब्स्टिट्यूशन, तो एक तो ये कि सीएल हैज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अच्छा, it actually has an electron withdrawing effect only when it is attached to a carbon chain. क्योंकि बेंजीन के साथ ना थोड़ा मसला हो जाता है कि बेंजीन के साथ अगर वो अटैच हो ना सीएल, तो सीएल के अपने लोन पेयर्स भी होते हैं और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वो सारे मिक्सअप हो जाते हैं, तो उल्टा सीएल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर। तो रिमेंबर दिस कि ओनली ओनली व्हेन इट्स अटैच्ड टू अ कार्बन चेन। तो उसमें सिंपल ये कि अगर आपके पास एक नॉर्मल एथेनोइक एसिड है, and that ethanoic acid associates, और अगर उसके अंदर ना क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, so I'm going to do, बल्कि इसको थोड़ी सी चेन की लेंथ बढ़ा देते हैं। अच्छा, दो आपके पास एसिड्स हैं, मतलब ये एक ही एसिड है अभी, लेट्स से अनदर वन, नाउ यू हैव अ क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड, और वो भी आयनाइज कर रहा है, एंड इट प्रोड्यूसेस, एक क्लोरीन में ऐड कर दूंगा अभी। अच्छा, एनीवेज यू हैव अ क्लोरीन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। अच्छा, तो एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हुआ है एक कार्बन एटम पे। सो इंस्टेड व्हाट हैपेंस नाउ इज कि कार्बन चेन का जो इफेक्ट होता था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स पुश करता था, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती थी। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैं दोनों के अंदर ये ऑक्सीजन है, तो मैं इसकी तो बात करूंगा नहीं, कॉमन चीजों की मैं बात नहीं करूंगा। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि अगर आपके पास सीएल होगा, सीएल विल हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्चुअली कम हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सीएल हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, and because of that, uh, our CO -1 ion has lesser charge density and is more stable. And is more stable. Negative charge यहाँ पे कम हो गया, so relative sense में this one is going to be your stronger, it's going to be your stronger acid, ठीक है? कि अगर Cl substitute हुए होंगे ना, तो नेगेटिव चार्ज और कम हो जाएगा यहाँ पे, और वो H+1 को और भी कम अट्रैक्ट करेगा, and there's going to be more dissociation in this case. हसन क्लियर है? ताहा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, now there's another comparison as well कि Cl की पोजीशन भी मैटर करती है। एक तो वो मैटर करता है कि सीएल की क्वांटिटी, वो ऑब्वियस है कि ज्यादा सीएल होंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उसको डिस्कस नहीं करते। ये डिस्कस कर लेते हैं कि सीएल पोजीशन आल्सो मैटर्स, कि वो कहाँ पे लगा हुआ है।
तो अगर तो वो ये जो CO-1 आयन है, if it's close to CO-1 ion, then it has more electron withdrawing effect. And then it has more electron withdrawing effect, and because of that, आपका जो stable ion बनेगा RCO-1, and it's going to be a stronger acid. So one example is कि you have ये एक Cl लगा हुआ है CH2, ठीक है, let's say एसिड डिसोसिएट हो रहा है, और एक और है जिसके अंदर exactly same है, except that the position of the Cl is much closer to the C double bond O-1 group, ठीक है, उसके ज्यादा करीब है. तो this one, because the Cl is closer, इधर जो Cl है वो थोड़ा दूर है, so because one of them is closer, so it's going to be, this one is going to be stronger acid. There's going to be more dissociation. There's going to be more dissociation. तो ये याद रखना कि Cl का इफेक्ट क्या होगा कि एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि it's going to become stronger if there are more Cls. जितने ज़्यादा Cl लगे होंगे उतना वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा. प्लस उसकी पोजीशन मैटर करती है कि जितना वो CO-1 ग्रुप के करीब होगा ना, that's going to make it even more stronger. ठीक है, is this clear यहाँ तक सारों को? फातिमा, is this clear? फरजान, अब्दुर्रहमान? और यही एग्जैक्ट सिनेरियो जो है, that also applies to benzene. ठीक है, so acid strength of phenols could be increased and decreased. ठीक है, उसको आप थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप उसके अंदर क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हो बेंजीन के अंदर. फॉर एग्जांपल, यू हैव, ठीक है, इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये तो एक नॉर्मल फिनॉल है, ठीक है, बल्कि एक ही दफा बनाते हैं, लेट्स से वो टूट के डिसोसिएट हुआ है, और ये बेंजीन का ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. मैं पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा अब. अच्छा, अब किस तरह के ग्रुप्स अटैच हुए हैं? अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप होगा लेट्स से, और ये आपकी ना डेटा बुकलेट के अंदर सारे गिवन है. विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए हैं, जिस तरह NO2 हो गया, और जहां मर्जी वो अटैच हो, ठीक है, NO2 हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ वो हो सकता है विड्रॉइंग ग्रुप, एल्डिहाइड हो गया, बल्कि यहाँ पे लिस्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट में शो कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पे जो लिस्ट है वो, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी ओपन इट. Just 1 second. Equal jet. अच्छा, ये यहाँ पे जो 2-4 विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते थे वो 3-5 पोजीशन वाले होते थे. NO2, NH3, CN, CHO, COH, ठीक है, these were all withdrawing groups. तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मैंने
ये बस शो करना था कि there's an entire list. ये वाली जो हमने पढ़ा था पहले के 3 पोजीशन वाले जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल को 3 इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम कर रहे थे ना, तो वो 3 पोजीशन के ऊपर उनको सेंड करते थे. ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं. तो इफ यू हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इवेंचुअली क्या होगा, वो इस ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, माइनस ऑफ फर्क पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा. लेकिन इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, the phenoxide ion charge density decreases and it would become a stronger acid. ठीक है, it's going to have lesser charge density. वो H+1 को वापस अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो ज्यादा डिसोसिएट होगा. And it would be more stable. Vice versa, if you have an electron donating group, so if you have an electron donating group, जिसका कार्बन चेन्स है, और ये O-1 है, कार्बन चेन का नेट इफेक्ट क्या होता है कि it pushes electron density, थोड़ा बहुत माइनस ऑफ फर्क पड़ेगा, it pushes electron density over there, and that would make it it would make it ionized less, क्योंकि negative charge जो होगा ना यहाँ पे, that would increase. So this would be a weaker acid. मतलब ऊपर वाले के comparison में it's going to be weaker. It's going to have a higher charge density. तो वो वापस H+ उनको वापस attract करेगा. It's going to have, and it's going to be less stable. Anyway, so you could have different groups attached to phenols. You could have different groups attached to carboxylic acids. You could also have different groups attached to alcohols. Even alcohols के ऊपर usually question आता नहीं है, क्योंकि वो acid की तरह कम ही behave करते हैं. ज़्यादा दफा ये phenols और ये करते हैं. So the summary is, इस पूरी चीज की ना, इस पूरी कहानी की जो summary है ना, वो ये है. सर हमारी स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा है, बुकलेट. अच्छा सॉरी. अब ठीक है. तीसरी कॉपी कर लेना. हाँ, ये मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था, ये मैं सेंड भी कर देता हूँ बोर्ड लिंक इसके बाद. ये मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था कि फिनॉल्स के अंदर अगर तो कोई ग्रुप लगा हुआ है जो बल्कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये वो थे 3 पोजीशन वाले. डेटा बुकलेट खोल के देख लेना, वो आप लोगों के पास ही होगी. कौन से ग्रुप्स हैं जो 3 पोजीशन के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं. और ये जो 2-4 पोजीशन वाले होते थे बेंजीन के ऊपर, ये जो ग्रुप्स होते थे, दे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. जैसा कार्बन चेंज होती थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती थी. अच्छा, इस पूरी चीज की समरी है कि इफ यू हैव एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो O-1, तो एंड रिजल्ट ये होगा, ये वो ग्रुप है R, वॉट एवर दैट इज. ठीक है, मतलब फिनॉल है, जो भी है, मतलब हर में OH होता है. ठीक है, तो अगर देयर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो इट्स गोइंग टू बी अ वीकर एसिड. तो ये जो आपका आयन होगा ना, दैट विल हैव हायर चार्ज डेंसिटी एंड वाइस वर्सा. ठीक है, the opposite would also be true, कि अगर इलेक्ट्रॉन withdrawing effect होगा, if something is withdrawing the negative charge away from the, I mean it's making it less, उसकी charge density को decrease कर रहा है, so that would make it a stronger acid. तो ये पूरा overall इसका वो है. तो हमने हर तरीके से ना, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, बेंजीन के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कहते हैं ये ग्रुप लगा दो तो क्या हो जाता है, उसकी एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर उसको डिस्कस करना पड़ता है. तो आप सारा यही बताते हो कि ये 3 बातें ही कहते हो कि एंड में आपने ना 3 बातें लिखनी है कि वो एसिड या तो स्ट्रांग हो गया या वीक हो गया. क्यों वो है वो आप बताओगे कि चार्ज डेंसिटी उसकी कम होगी या ज्यादा होगी है, और वो आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया. ठीक है, ये 3-4 वर्ड्स आपने यूज करने हैं अपने आंसर्स के अंदर. ठीक है, so I'm going to send you the board link
फॉर दिस। ये हमारा खत्म हो गया, बेसिस का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, जस्ट सेंडिंग दिस। अच्छा वो लिख लो सारे अटेंडेंस लिख लो, ये बोर्ड का लिंक मैंने सेंड कर दिया, यू कैन सेव इट एज अ पीडीएफ। सारे एवरीवन मेक श्योर कि योर अटेंडेंस, स्टार्ट राइटिंग योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव आफ्टर द अटेंडेंस। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो मेरे से। अच्छा पेपर के बारे में बता दो कि मैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हूँ, वो मैं चेक करूँ तो नेक्स्ट क्लास तक होपफुली हो जाएंगे। अटेंडेंस सारे कोशिश कर लिख लो, मैं बस कॉपी करके बंद करने लगा हूँ। अच्छा, थर्सडे क्लास मैंने मिस कर दी थी, उसका अगर रिकॉर्ड हुआ है तो आप यूट्यूब पे लगा देंगे? मैं वो कर रहा हूँ, असल में 2-3 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं वो कोशिश करता हूँ आज अपलोड हो जाए। ठीक है साहब, ठीक है सर, अल्लाह और हाफिज़। मैं फिर लिंक में शेयर कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक।